चलिए अब विषय बदलते हैं। अब बात करते हैं आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में श्री राहुल सिंह, CIO इक्विटीज टाटा म्यूचुअल फंड के। राहुल जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और आई थिंक मेरे को एक विषय बिल्कुल तैयार मिला आपसे बात करने के लिए, और वो है बैंक्स। शुरुआत इसी से करते हैं सर। बीता एक महीना अंडर परफॉर्मेंस रही जब निफ्टी ऑल टाइम हाई छू रहा था। नंबर्स में NIMs पे प्रेशर, कासा पे प्रेशर कुछ बैंकों में नहीं है बट ज़्यादातर बैंकों में है, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स में। और उसके बाद RBI का ये ड्राफ्ट, आई थिंक आप बैंकों को कैसे रीड कर रहे हैं सर इस वक्त? क्या बैंक्स के लिए अगले 1-2 क्वार्टर्स आपको चैलेंजिंग लग रहे हैं, और ऐसे में हम बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर, प्राइवेट बैंक्स को लेकर क्या आउटलुक रखें इस वक्त? हाँ देखिए, पिछले कुछ क्वार्टर से ये ट्रेंड चल रहा है। डिपॉजिट के प्रेशर तो है, डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ में गैप भी है, और ये मुझे लगता है अगले 6 महीने 9 महीने हो सकता है चले। लेकिन बैंक्स दो चीजें कर रही हैं इसमें, अपनी ग्रोथ भी स्लो डाउन कर रही हैं थोड़ी। जो 16-17% ग्रोथ एक्सपेक्टेशन थी वो अब 13-14% या 12% हो गई है, जो कि मैं मानता हूं एकमात्र तरीका है इस प्रेशर को मैनेज करने का, जब तक कि डिपॉजिट ग्रोथ पिकअप ना हो। रही बात नए रेगुलेशंस की, आई थिंक RBI काफी प्रोएक्टिव रही है सारे रिस्क को कंट्रोल करने में। पहले तो उसने एसेट क्वालिटी और एसेट साइड को पूरा सॉर्ट आउट कर दिया है। अब लाइबिलिटी साइड पे जो भी रिस्क हैं उनको मैनेज करने के लिए ये रेगुलेशंस आ सकती हैं। तो ये सब मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में एक बैंकिंग सेक्टर को रीरेट करने वाली चीजें हैं। तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ना देखते हुए अगर हम इसको देखें कि लॉन्ग टर्म में इसका क्या क्या इम्पैक्ट होगा स्टेबिलिटी पे, बहुत ही अच्छी चीज, अच्छी मूव हो सकती है। और स्पेशली अगर मैं कंपेयर करूं हमारे बैंकिंग सिस्टम को चाइना से या दूसरे डेवलप्ड मार्केट से, तो ये सब चीजें जो हैं आगे जाके काफी काम आएंगी, और मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। तो अगले 6 महीने में हो सकता है सेक्टर कंसोलिडेट करे, हो सकता है स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हो जहां पे कोई कंपनी अच्छा कर रही है, उसमें हमें ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिले। लेकिन अगर मैं 2-3 साल की व्यू लेता हूं, जो कि हमें लेना भी चाहिए इस सिनेरियो में, जहां की कुछ सेक्टर्स में, जैसे कि मैं देखता हूं कुछ सेक्टर्स में जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड, डिफेंस में हम 5 से 10 साल का भी व्यू ले रहे हैं, और कुछ चीजों में तो वैल्यूएशन में हमने 10 साल फैक्टर इन कर लिया है। तो हमें बैंक्स में ये 6 महीने की इम्पैक्ट से या शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट से हमें उतना मुझे लगता है इतना इम्पैक्ट नहीं होगा वैल्यूएशंस पे, क्योंकि वैल्यूएशंस ऑलरेडी काफी चीप हैं। तो इस लेवल पे मुझे लगता है कि ये जो अनसर्टेनिटी पीरियड है, जो कि माइनर अनसर्टेनिटी है मेरे हिसाब से, उसे हमें यूज करना चाहिए जी अगले 3 से 5 साल के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो आपको समझ में आएगा कि मेरा प्रश्न क्या था, किस तरफ केंद्रित था। और मतलब मानना सर का यही है कि राहुल जी का, कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो इस डिप्स को शायद आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप एक मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं, 2, 5, 3 साल देने से चाहते हैं बैंकों को, तो समय अच्छा है। अच्छा, इस बजट में आई थिंक कंजम्पशन को एक पुश दिया गया। अब सडनली इस बजट के बाद दो चीज़ें बहुत स्ट्रांग हैं सर और एक्टिव हैं। पूरा FMCG बास्केट आप देखिए स्ट्रांग मोमेंटम प्रोवाइड कर रहा है, और इवन ये बिहेवियर हमने आई थिंक इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद भी देखा था। नाउ FMCG अलॉन्ग विद IT, जहाँ पे नंबर्स स्ट्रांग आ रहे हैं सर, एंड स्पेशली BFSI वर्टिकल बहुत स्ट्रांग कर रहा है, हेड काउंट्स कंपनियाँ बढ़ा रही हैं। आपका डिफेंसिव्स में इस वक्त FMCG पे, IT पे ज़्यादा व्यू क्या है? तवज्जो किसको दे रहे हैं आप? और एक्यूमुलेशन फेज में आपको अभी भी कौन सा स्पेस लग रहा है? नहीं, बिल्कुल ही सही जवाब है आपका, सही प्रश्न है आपका, सॉरी। क्योंकि इलेक्शन के पहले से ही हमने देखा था कि जो 4-5 सेक्टर्स जो बहुत अच्छा कर रहे थे, जैसे डिफेंस, कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, रियल एस्टेट, PSUs, ये जो 5-6 सेक्टर्स थे, इनकी वैल्यूएशंस कहीं कहीं पर एक ऐसे स्तर पे पहुंच गई थी जहां पे हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन भी करें तो हम वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो इलेक्शन के पहले से और इलेक्शन के बाद ये जो है रोटेशन जो है ये शुरू हो चुका है कि ये जो सेक्टर्स बहुत अच्छा कर चुके हैं वहां से हम कैसे अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करें, क्योंकि आज के दिन में
हमें ये बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि जब वैल्यूएशन बढ़ती है ये इन सेक्टर्स में तो रिस्क भी बढ़ जाता है। और अगर मैं वही देखूं, जैसे हम बैंक्स की बात कर रहे थे कि रिस्क अब 5-10 बेसिस पॉइंट निम्स की रह गई है, लेकिन वैल्यूएशन अब इस लेवल पे है कि हम वहां से वो उतना रिस्क ले सकते हैं। सिमिलरली आईटी में वो सिनेरियो थी जब रिजल्ट्स आने के पहले। मुझे लगता है फार्मा एक ऐसा सेक्टर है, हालांकि आईटी और कंज्यूमर लाइमलाइट में है, लेकिन फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जहां की हमें ग्रोथ एक्सपेक्टेशन की भी चिंता नहीं है, क्योंकि ग्रोथ अच्छी आ रही है। वैल्यूएशंस बढ़े हैं, बट वैल्यूएशंस अभी भी अगर मैं पूरे मार्केट से कंपेयर करूं तो उतनी एक्सपेंसिव नहीं है। तो मुझे लगता है कि डिफेंसिव सेक्टर्स में अगर मैं देखूं तो आईटी में बॉटम हो गया है, लेकिन ग्रोथ आने में थोड़ा टाइम लगेगा। फार्मा आई थिंक ग्रोथ आ रही है, तो मुझे सबसे अच्छा फार्मा सेक्टर लगता है। और बैंकिंग जहां पे मुझे लगता है 3-6 महीने के बाद वापस ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। जहां तक कंज्यूमर की बात है, अभी हम थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक उसमें हो गए, क्योंकि कुछ स्टॉक्स में अभी भी मुझे लगता है कि ग्रोथ अच्छी आ सकती है, क्योंकि बेस बहुत लो है। वैसे कुछ स्टॉक्स में आपने रिजल्ट्स में भी देखा होगा, कुछ कंपनीज अच्छी रिजल्ट्स आ रही है, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी आ रही है, कुछ कंपनीज की वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रही है। तो कंज्यूमर में थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक हमें रहना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि एक ऊपर से अगर हम ऊपर वाली व्यू लें, टॉप डाउन व्यू लें, तो ये बहुत क्लियर है कि डिफेंसिव सेक्टर्स में एलोकेशन बढ़ाने का टाइम आ गया है। और मैं उनको डिफेंसिव सेक्टर्स भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि फार्मा में ग्रोथ आ रही है, बैंकिंग में ग्रोथ आ सकती है, तो इनको केवल डिफेंसिव बोलना भी गलत होगा। लेकिन और ये सारे लार्ज कैप सेक्टर्स हैं, तो इसका एक ये भी मतलब है कि मिड एंड स्मॉल कैप से लार्ज कैप की तरफ हमारा झुकाव अभी है। टेलीकॉम सेगमेंट पर राहुल जी आपका क्या एक्सपोजर बढ़ता हुआ दिखाई दिया, स्पेशली जो टैरिफ हाइक होना था वो आ चुका है। अब आज स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं इंडस टावर, क्योंकि वहां पर डिविडेंड प्ले है, भारती एयरटेल में तेजी बनती दिखाई दे रही है। लेकिन टेलीकॉम में यही कहा जा रहा था कि ये स्टॉक्स अब थोड़े से री-रेट होते हुए दिखाई देंगे। क्या वो प्राइस में प्ले आउट हो चुका है या फिर अभी भी कुछ अपसाइड की गुंजाइश दिख रही है इन काउंटर्स में? देखिए, ये स्टेबल सेक्टर है। अब इस स्टेबल सेक्टर को काफी दिन तक ये अंडर वैल्यूड थी, जबकि हमें पता था कि सेक्टर की कंसोलिडेशन हो चुकी है, टैरिफ हाइक आने वाली है। अब वो काफी हद तक वो प्ले आउट हो चुका है, लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि जिस तरीके से हमारा डेटा कंजम्पशन बढ़ रहा है और जिस तरीके से हम डिपेंडेंट हैं टेलीकॉम नेटवर्क्स पे, मुझे लगता है कि अगर मैं शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि रीरेटिंग हो चुकी है, लेकिन अगर मैं 3 इयर्स व्यू लूं तो मुझे अभी भी लगता है कि इन कंपनीज की प्राइसिंग पावर और इन कंपनीज की कैपेसिटी टू ग्रो अभी भी काफी है। और अब ऐसा होगा कि अब जो ग्रोथ आएगी डेटा में, उसके लिए ये प्राइस चेंज करते रह सकते हैं, क्योंकि हमारे डिपेंडेंस आपने देखा होगा कि डेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है हमारी लाइफ का। और देयरफॉर इसकी जो सस्टेनेबिलिटी है या जो प्रिडिक्टेबिलिटी है, अगर आज मैं देखूं डिफेंसिव सेक्टर्स की आप बात कर रहे थे, अगर कोई एक ऐसा सेक्टर है जिसकी प्रॉफिट ग्रोथ पे मुझे बहुत कम रिस्क लगता है, वो टेलीकॉम सेक्टर है, क्योंकि हम वो डेटा के बिना कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। हमारी डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है एज एन इकोनॉमी, हमारी लाइफस्टाइल में, और जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है आईटी सेक्टर में, उससे डेटा की डिपेंडेंस और बढ़ते जा रही है। सो अगर उस नजरिए से देखें तो ये काफी स्टेबल सेक्टर और सस्टेनेबल सेक्टर रहने वाला है। इसमें अब उस तरीके की रिटर्न्स नहीं मिलेगी जो आपको पिछले साल मिली, लेकिन इसमें अभी ऐसा ओवर वैल्यूएशन की सिचुएशन नहीं है अभी। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। तो टाटा म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर आपको बताते हुए कि यहाँ पर अपने आप को पोजीशन कैसे करना। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।